सभी को मेरा नमस्कार। पिछले अगर आप लोगों ने 2 वीडियो देखे होंगे, जो बताया गया है, वो बहुत ही बेहतर तरीके से बताया गया है, अगर सुनने की इच्छा रही होगी तो। क्योंकि खाने का स्वाद और खाने का आनंद और पानी की प्यास तभी पता चलती है, जब उसकी आवश्यकता हो। अब ज़बरदस्ती घर वालों ने कह दिया नहीं बेटा आईएएस की तैयारी करो, तो फिर उसमें आनंद कहाँ से आएगा? ना आनंद रहेगा, ना परमानंद रहेगा, ना विषय रहेगा, ना सामग्री रहेगी। तो ज़रा ध्यान दीजिए, अगर पढ़ने वाला बच्चा होगा तो पिछले 2 वीडियो बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा, कि बेहतर तरीके से समझ में भी आया होगा। अब ज़रा ध्यान दीजिए, लल्ला ज़रा ध्यान दें आप सभी कि पहली वीडियो के अंदर जो हमने आपको बताया, उसमें लल्ला जो बताया गया था आपको, उसमें ये बताया गया अफगानिस्तान की स्थिति, अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच में डिबेट का कारण, उसके बाद अफगानिस्तान की सामाजिक आर्थिक स्थिति। दूसरे वीडियो में हमने आपको ये बताया होगा कि अफगानिस्तान के अंदर जो 1979 में सोवियत संघ की सेनाओं ने हस्तक्षेप किया, उससे भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन प्रभावित हुए नकारात्मक रूप से। ठीक है, क्योंकि भारत की दोस्ती 1971 से ही सोवियत संघ के साथ हो गई थी और उस समय चल रहा था शीत युद्ध, कि उस समय चल रहा था शीत युद्ध। अब जरा ध्यान दीजिए, लास्ट की क्लास में अगर हम ध्यान दें कि लास्ट की क्लास में बच्चा ध्यान देते हैं कि लास्ट की क्लास में अगर हम ध्यान दें तो उसमें नंबर 1 अफगानिस्तान की सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति बताई गई, नंबर 2 भारत और अफगानिस्तान के मध्य में विवाद का कारण बताया गया था, 2 बताए गए थे। उसके पास से हमने तीसरा जो पॉइंट आपको बताया था, जब सोवियत संघ की सेनाएं 1990 के बाद चली जाती हैं तो 1990 के बाद सत्ता के लिए संघर्ष, और जो सत्ता के लिए संघर्ष हुआ था उसमें पूरा अफगानिस्तान 2 बड़े भागों में विभाजित हो जाता है। एक उत्तरी गठबंधन जिसका समर्थन भारत कर रहा था और दूसरा पश्तून जिसका समर्थन पाकिस्तान कर रहा था। 90 के बाद जब बच्चा 90 के बाद सोवियत संघ की सेनाएं चली गई तो 90 के बाद बेटा जी जब संघर्ष होता है सत्ता के लिए, तो उसी सत्ता पर आ जाता है पश्तून, कि उसी सत्ता पर आ जाता है बेटा जी पश्तून की जो जनजाति हमने आपको बताई कि पश्तून जनजाति सत्ता में आ जाती है। और सत्ता में आने के बाद पश्तून ने सरकार का निर्माण किया, और सरकार का निर्माण होने के बाद समाज का कैसा रूप रहेगा वो पश्तूनियों के द्वारा बताया गया। महिलाएं बुर्का पहनेंगी, स्कूल नहीं जाएंगी। दूसरी चीज, शरिया के हिसाब से, कानून के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, धर्म के हिसाब से समाज का अवलोकन करेगा पश्तून, या अफगानिस्तान का निर्माण करेगा, कि अफगानिस्तान का निर्माण करेगा। 96 से आने के बाद 2001 तक अफगानिस्तान में पश्तूनियों की सरकार। हमने ये बताया है कि जो पश्तून है, पश्तून जनजातियों में से ही जो व्यक्ति पाकिस्तान के अंदर तालीम ले रहे थे, मदरसा में जो पढ़ रहे थे, वहीं पर जो पाकिस्तान की आईएसआई के द्वारा जो प्रशिक्षित किए गए थे, हालांकि उनमें से कुछ व्यक्ति, कुछ संघ, वही आज तालिबान के रूप में है। या फिर हम कह सकते हैं कि शीत युद्ध के समय में, शीत युद्ध जब 1945 से चल रहा था बच्चा, कि 1945 से जो 90 तक चल रहा था, तो जरा हमने आपको बताया होगा, लास्ट वाली क्लास में आपको हमने बताया होगा बेटा, जरा ध्यान दीजिए कि जो यूएसएसआर था, यूएसएसआर ने 1979 में बेटा जी अफगानिस्तान पर आक्रमण कर दिया था। क्योंकि अफगानिस्तान पर आक्रमण करने मतलब क्या था कि ये जो अफगानिस्तान है
पाकिस्तान का बेटा जी प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा था, और अफगानिस्तान से फिर आगे के जितने भी देश थे वो यूएसएसआर के झोले में थे या यूएसएसआर की विचारधारा पर चल रहे थे। तब आक्रमण किया गया था। बच्चे जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या था कि जो पश्तून जनजाति थी, पश्तून, यही अफगान की मूल निवासी अपने आप को बताती है, और इसी पश्तून में से ही तालिबानियों का निर्माण हो जाता है, कि तालिबानियों का निर्माण हो जाता है। आगे जरा ध्यान देंगे सभी, कि आगे जरा ध्यान देंगे बच्चा, कि जरा ध्यान दीजिए। हमने आपको बताया कि जब 96 में सत्ता में आ जाते हैं तो अफगानिस्तान की ही सामाजिक आर्थिक राजनीतिक स्थिति को ये नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं करता, अपितु पड़ोसी राज्यों को भी ये प्रभावित करता है, चाहे उसमें भारत रहा हो, चाहे पूरे विश्व में तालिबानियों का खतरा, आतंकवाद का खतरा, मानवाधिकार के लिए हानि, लोकतंत्र के लिए खराब परिस्थिति का आना, तालिबान का आना, लोकतंत्र का नीचे जाना, तालिबान का आना, मानवाधिकार का नीचे जाना। 2001 में जो अमेरिका पर हमला हुआ, उसी अमेरिका के हमले के पश्चात से ही अमेरिका या व्हाइट हाउस की निगाहें तालिबानियों को ढूंढने में लग जाती हैं। ओसामा बिन लादेन आपको याद होगा, एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति, तालिबान का लीडर, महानायक अपने आप को बताने वाला कि हाँ भैया हमने करवाया था, जो करना है कर लो। व्हाइट हाउस ने कहा ठीक है, तुमने किया है, हम तुमको ढूंढ लेंगे, निकाल लेंगे। धीरे 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 व्हाइट हाउस ने काम शुरू किया, लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया, लादेन को पाकिस्तान में मार गिराया। और इसके साथ साथ 96 से लेकर के 2001 तक अफगानिस्तान में तालिबानियों की एक तरीके से सरकार बनी। यहाँ तक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत हुआ, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम बात करते हैं, कि वर्तमान समय की अगर हम बात करें, और वर्तमान समय में जो तालिबानी हैं काबुल तक या पूरे अफगानिस्तान को अपने अंडर में ले लिया है, तो इन तालिबानियों की अगर हम बच्चा बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। इसको जानते हैं आप? हाँ, नहीं जानते? नहीं, हम थोड़ी कह रहे हैं कि ये किसी का मित्र है। अच्छा, इनको जानते हैं आप? अशरफ गनी, हाँ, ये विश्व बैंक में काम कर चुके हैं, नाम सुना है आपने, वर्ल्ड बैंक का? हाँ, इसके साथ साथ जो उनके साथ एक फोटो लगी है, और मुल्ला बरादर बहुत खतरनाक आदमियों में से एक आदमी है। पिछले 96 में जो तालिबान का 96 में तालिबान जो जीता, मतलब 1900, जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा हम बता देते हैं, 1996 से लेकर के जो 2001 तक की जो घटनाएं थी, उनमें भी इसका बहुत बड़ा रोल था। और जरा ध्यान रखिए, अशरफ गनी का स्थान यही लेने वाला है अफगानिस्तान के अंदर, ऐसा माना जा रहा है। अफगानिस्तान और इसका क्या नाम है, माफ करिएगा, ये जो हैं अशरफ गनी, जो इनके राष्ट्रपति, बहुत सारे न्यूज बता रहे थे कि तजाकिस्तान चले गए, कतर चले गए, कोई कह रहा था यूएई चले गए हैं, कि कोई कह रहा था यूएई चले गए हैं। लेकिन जो ये वाला व्यक्ति है, ये वाला है, इस व्यक्ति ने ही ओबामा सरकार से, सॉरी, जो बाइडेन से पहले ट्रंप सरकार से 2020 में दोहा में जो वार्ताएं होती थी, दोहा में, मतलब कि जो दोहा में वार्ता हुई थी बेटा जी, जो अमेरिका था, अमेरिका इसी बरादर से, अब इसको आप, मैं बरादर कह रहा हूं तो आप ब्रदर मत लिख देना, इसका नाम है मुल्ला बरादर, ठीक है? तो कहने मतलब क्या था, जो ये बरादर है, इसकी भूमिका, ये बाहर काम करता रहा। अभी कतर की राजधानी दोहा में, कतर से जब ये आया अफगानिस्तान, काबुल में आया, इसका ऐसे स्वागत किया गया जैसे हिंदुस्तान के अंदर ससुराल वाले दामाद का स्वागत करते हैं। आपको हम बता दें, हाँ बिल्कुल, इसका काबुल एयरपोर्ट भी देखने वाली, इसकी झांकियां मतलब देखने वाली थी,
एक सम्मान, मतलब इसको देखा जा रहा है आने वाले समय में। ध्यान रखें 96 से लेकर 2000 तक तालिबान 1.0 की संज्ञा दी जाती है। वर्तमान आज टाइम कौन सा 2021 चल रहा है ना, हाँ वेरी गुड, याद 10 में अपनी भूल जाता हूँ कई बार। 2021 की बात करते हैं। 2021 में अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का कौन सा समय शुरू हो गया? 2.0। कहने का मतलब क्या है, हमने आपको सही बताया और आपने सही सुना। जैसे कोई लड़का अपने विवाह में जब जाता है, विवाह में जाएगा, आप लोग को पता चलेगा जब आप लोग जाएंगे तो। कहने का मतलब है क्या, जैसे कोई अपने ससुराल जाता है तो उसको ज्यादा महत्व दिया जाता है। हाँ, जब घोड़ी से उतारा जाता है तो कितना महत्व दिया जाता है। जब कहने का मतलब क्या है, इस बरादर को आप देख लीजिए थोड़ा सा। कहने मतलब क्या है, इस व्यक्ति के लिए कतर की राजधानी दोहा, कतर ने अपना फ्लाइट इसको दिया कि भाई तू काबुल जा, मतलब कतर। आज के समय में 2.0 की अगर हम बात करते हैं कि कौन से देश हैं जो तालिबान को समर्थन कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहला पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान है, यूएई है, संयुक्त अरब अमीरात है, चाइना है, इसके साथ रूस है। वर्तमान की अगर हम बात करते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या है बच्चा, अगर हम बात करते हैं 2021 की बात करें तो ये तालिबान का सेकंड गवर्नमेंट आने का एक संकेत कि हाँ ये आ जाएगा, गवर्नमेंट आ जाएगा। अब बच्चे जरा ध्यान दीजिए, थोड़ी सी अगर बात करते हैं, ये जो व्यक्ति है यही जो व्यक्ति था अमेरिका के द्वारा 2020 में इसी बरादर के साथ पीस ट्रीटी पर सिग्नेचर किया गया था। शांति समझौते पर जो हस्ताक्षर 2020 में दोहा में हुए थे, अमेरिकी प्रशासन, अमेरिका के द्वारा इस व्यक्ति के साथ किया गया था। नंबर 1, अमेरिका का दामाद था ये। नंबर 2, ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब क्या था, इस व्यक्ति ने, अब जरा ध्यान रखिए, अमेरिका ने इसको शरण दी, अमेरिका ने इसको दोहा के अंदर पीस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किए। नंबर 2, तीसरी चीज क्या थी, जरा ध्यान दीजिए, कतर गवर्नमेंट, जरा ध्यान रखिए, कोई भी व्यक्ति 75,000 80,000 व्यक्तियों का एक संघ, एक यूनियन, मतलब पूरे गवर्नमेंट पर, पूरे देश के ऊपर भारी पड़ रहा है। ध्यान रखिएगा, तालिबान ये ऐसे व्यक्ति हैं जो धर्म के नाम पर लूटते हैं। तालिबान, फिर चाहे आपका ISIS हो, ध्यान रखिएगा, तालिबान, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, लीडर इसका कौन था, अबू बल अक बगदादी। जरा ध्यान रखिए, आज के समय में ISIS के करासान, ISIS से पहले इसका नाम था ISI से पहले था इसका नाम IS, और IS से पहले था इसका नाम इस्लामिक जिहाद। जरा ध्यान दीजिए, कहने का मतलब क्या है, अगर आप आज की डेट में बात करते हैं लल्ला, कि अगर आप आज की डेट में, अगर हम लोग आज की डेट में बेटा जी बात करते हैं कि आज की डेट में अगर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की, जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान की आप बात करते हैं, अफगानिस्तान में केवल तालिबान ही नहीं है। पहली चीज आप लोग दिमाग से निकाल लीजिए, तालिबान, विचारधारा अलग अलग है, बहुत सारे हैं, जैसे मोहम्मद, उसके बाद हक्कामी नेटवर्क, इसको हुक्कामी भी कहा गया है कई बार, हुक्कामी नेटवर्क। इसके बाद ISIS के द्वारा बेटा जी क्या कहा गया है कि काबुल एयरपोर्ट पर हम हमला कर देंगे। अमेरिकी व्हाइट हाउस ने, कल की ही न्यूज में आपको बता रहा हूं, कल की न्यूज के अंदर व्हाइट हाउस ने कहा है कि अगर काबुल के अंदर, व्हाइट हाउस ने क्या डिसीजन दिया, व्हाइट हाउस ने यह कहा है कि अगर अमेरिकी किसी भी नागरिक के ऊपर, या अमेरिकी दूतावास या अमेरिका के किसी भी आर्मी के ऊपर अगर ISIS का खेल हुआ, या ISIS के इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया करासान, कहने का मतलब क्या था बच्चा, अगर किसी भी प्रकार से अमेरिकी दूतावास, अमेरिकी नागरिक या अमेरिकी सेना को, अगर एक भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति हुई तो व्हाइट हाउस चुप नहीं बैठेगा। जरा ध्यान रखिए, ISIS के द्वारा क्या कहा गया था कि काबुल एयरपोर्ट को हम निशाना बनाएंगे, और काबुल एयरपोर्ट अमेरिकी सेना के हाथ में है आज की डेट में भी। तो व्हाइट हाउस ने, जो बाइडेन ने, वहीं से, कल की न्यूज बता रहा हूं, आज तारीख कितनी है, आज 23 तारीख है शायद, 22 की डेट में जो बाइडेन ने क्या कहा व्हाइट हाउस से, सीधा कह दिया, अगर काबुल एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी लोगों को निशाना बनाया गया तो इसका खामियाजा पूरा का पूरा तालिबान भुगतेगा।
क्योंकि तालिबान ने 2020 में दोहा के अंदर जो बाइडेन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के माध्यम से इस ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था, शांति सम्मेलन, शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया था। वो किसी भी ऐसी कार्यवाही को अंजाम नहीं देगा जो लोकतंत्र के लिए और मानवाधिकार के लिए कहीं ना कहीं समस्या बने। लेकिन कल की रिपोर्ट के हिसाब से कहा जा रहा है कि इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया के माध्यम से निशाना बनाया जाएगा काबुल को। तो जो बाइडेन प्रशासन ने या व्हाइट हाउस ने साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि अगर किसी भी प्रकार से काबुल एयरपोर्ट को अगर निशाना बनाया जाता है तो व्हाइट हाउस चुप नहीं रहेगा। लादेन को, आप उस चीज को याद रखिएगा कि लादेन को घर से निकाल के मारने वाला भी व्हाइट हाउस ही था। राष्ट्रपति भले ही बदल रहा हो लेकिन व्हाइट हाउस था, अमेरिका था। और आज भी अमेरिका उन चीजों को भूला नहीं है। तालिबान चाहे जितना ताकतवर हो, चाहे जितना भी आगे बढ़ रहा हो। तो कहने का मतलब क्या था बच्चा, जरा ध्यान दीजिए। अगर आप अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है कि केवल तालिबान तो एक है, तालिबान एक है। इसके साथ से हुक्कामी नेटवर्क जैसे मोहम्मद, उसके साथ साथ और भी ISIS के, ये बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जो अफगानिस्तान की भूमि पर काम कर रहा है। ऐसा भी एक स्थान मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है थोड़ा सा, क्योंकि एक क्लास लेनी पड़ रही है। कहने का मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का यो हनी सिंह स्टाइल चल रहा है, लेकिन अफगानिस्तान में ही ऐसे बहुत सारे एक दो एरिया हैं जहां पर तालिबान, कल की न्यूज के अंदर तालिबान के पंजशीर शहर एक है, वहां पर क्या था, 20 तालिबानी लड़ाकों को वहां के लड़ाकों ने मार डाले, आगे नहीं बढ़ने दिया। कहने मतलब क्या था, इस अफगानिस्तान की भूमि पर यह भी है, हुक्कामी नेटवर्क भी है। हुक्कामी नेटवर्क, इसमें फोटो कहां है, एक इसमें थी फोटो, हुक्कामी नेटवर्क की फोटो इसमें थी बच्चा, इसमें नहीं है फिलहाल, किसमें नहीं है। तो कहने मतलब अफगानिस्तान में जैसे मोहम्मद है, हुक्कामी नेटवर्क है, ISIS के है, इसके साथ साथ तालिबानी है। तो कहने मतलब ऐसा नहीं है कि केवल तालिबान ही सब कुछ है। तालिबान के पीछे और भी बहुत सारे नेटवर्क हैं, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन अगर इसका शासन, वैसे तो पक्का और कंफर्म हो ही चुका है कि अधिकांश चीजों पर इसका नेटवर्क, तालिबान की चीजें, तालिबान की परिस्थितियां काफी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जरा ध्यान दीजिए, तालिबान अगर सत्ता में आता है तो क्या होगा। अगला प्रश्न यही बनता है कि अगर तालिबान सत्ता में आता है बेटा जी तो होगा क्या। जरा ध्यान दीजिए कि तालिबान अगर सत्ता में आता है तो होगा क्या। तालिबान अगर सत्ता में आता है बच्चे, वर्तमान की अगर हम बात करते हैं कि वर्तमान की अगर हम बात करते हैं बच्चा, कि वर्तमान की बात करें कि अगर अफगानिस्तान में बेटा जी तालिबान आता है तो होगा क्या, क्या होगा लल्ला, जरा ध्यान दीजिए कि वर्तमान संदर्भ की अगर हम बात करते हैं, वर्तमान घटनाओं की अगर हम बात करते हैं, तो आप ये बताइए, अगर तालिबानी सरकार सत्ता में आ रही है या आ जाएगी तो इससे भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेगा क्या, कि भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, नंबर एक। दूसरी चीज जरा ध्यान दीजिए, अगर तालिबानों की हम बात करें, तालिबान लड़ाकों की बात करें, ध्यान रखें भारत ही है, कि भारत है। एक चीज आपको बता देते हैं, भारत सरकार के द्वारा, जरा ध्यान दीजिए, भारत सरकार के द्वारा बेटा जी अफगानिस्तान के लिए पिछले 8 वर्षों में अगर हम ध्यान से देखें तो मोदी सरकार ने लगभग $3 बिलियन खर्च करे, लगभग $3 बिलियन से ज्यादा खर्च करे हैं। ध्यान रखिएगा, अफगानिस्तान की संसद का निर्माण 2015 में मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया, संसद का निर्माण भारत के सहयोग से। सलमा बांध की अगर हम बात करते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के मध्य में भारत ने अफगानिस्तान में कौन सी भूमिका निभाई है, तो जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान के आने से सबसे बड़ा अगर झटका लगता है तो वो कई झटके होंगे, चाहे वो यूएनओ का होगा, चाहे वो अमेरिका का होगा, चाहे वो चाइना का होगा, चाहे वो भारत का होगा, कई प्रकार से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ये समझने वाली बात है कि भारत की स्थिति क्या है। जरा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अगर हम एक पॉइंट्स पर फिर से चर्चा कर लें कि थोड़ा सा अगर हम अफगानिस्तान के अंदर भारत की भूमिका, ये वाला हेडिंग जरा ध्यान दे बच्चे, कि ये वाला हेडिंग बेटा जी थोड़ा सा ध्यान दीजिए सही बच्चे। अफगानिस्तान, जरा ध्यान दीजिए, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका, अफगानिस्तान में अगर हम भारत की भूमिका की बात करते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की क्या भूमिका है,
कि अफगानिस्तान में पिछले 6 से 8 वर्षों में अगर हम ध्यान से देखें कि अफगानिस्तान के अंदर भारत की भूमिका किस प्रकार से रही है, तो जरा ध्यान दीजिए। नंबर 1 करके हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका क्या रही है, या मोदी सरकार ने या भारत और अफगानिस्तान के बीच में पिछले 20 वर्षों में या मोदी सरकार के दौरान कौन कौन से कदमों पर या कैसे कैसे भारत और अफगानिस्तान के रिलेशन आगे बढ़े। नंबर 1 जरा ध्यान दीजिए, नंबर 1 की हम बात करते हैं। नंबर 1 बात करते हैं भारत के द्वारा, बेटा जी, भारत के द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को, मतलब सिविलियन को, नंबर 1 सिविलियन को, नंबर 2 पुलिस वालों को प्रशिक्षण, सिविलियन को, पुलिस वालों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2 अफगानिस्तान के अंदर आधारभूत संरचना का निर्माण कर रहा है। कौन? भारत। आधारभूत संरचना का निर्माण, आधारभूत संरचना का मतलब क्या है? सड़क, रोड, पानी, बिजली से लेकर के कम से कम 45 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें भारत ने अपना पैसा फंसा रखा है। कहने मतलब क्या है? आधारभूत संरचना, सड़क का निर्माण, पानी, उसके बाद से इसके साथ साथ कुछ मदरसा में भी भारत ने अपना पैसा लगाया है। ध्यान रखिए, भारत ने सिविल नागरिकों को, पुलिस प्रशासन को प्रशिक्षण दे रहा है, नंबर 1। नंबर 2 आधारभूत संरचना का निर्माण भारत की मदद से किया जा रहा है, नंबर 2। नंबर 3 अगर हम बड़े बड़े चीजों की बात करें तो सलमा बांध, सलमा बांध जो है बेटा जी भारत और अफगानिस्तान की मित्रता का एक चिन्ह। सलमा बांध, सलमा बांध का निर्माण, भारत के द्वारा दिए गई धनराशि, भारत के द्वारा दिया गया पैसा, उसके बाद सलमा बांध का निर्माण किया गया, जो भारत और अफगानिस्तान के मध्य में कहीं ना कहीं दोनों की दोस्ती का एक आधार माना जाता है, सलमा बांध। वो भी भारत ने पैसा इन्वेस्ट किया। इसके साथ साथ बच्चा क्या है, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि संसद का निर्माण, संसद का निर्माण हुआ, पैसा भारत ने दिया, पैसा भारत नहीं दिया। इसके साथ साथ 200 बड़ी बस, 50 मिनी बस, 200 बड़ी बस बेटा जी, 200 बड़ी बसें और 50 मिनी बसें जो थी बेटा जी भारत ने उपलब्ध करवाई अफगानिस्तान को, कि भारत ने उपलब्ध करवाई अफगानिस्तान को। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में और क्या भूमिका है, जरा ध्यान रखिए। कहने का मतलब क्या है, अफगानिस्तान को जो आर्थिक मदद देने वाले जितने भी देश हैं, आर्थिक मदद देने वाले देश, जरा ध्यान दीजिए। अगर हम अफगानिस्तान की बात करते हैं तो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देने वाला भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। मतलब अफगानिस्तान को जिन लोगों ने मदद दी है उनमें से अगर सीक्वेंस में देखा जाए तो 5वां देश ऐसा भारत आता है जिसने अफगानिस्तान को सबसे ज्यादा आर्थिक मदद दी, आधारभूत संरचना का निर्माण करवाया, संसद का निर्माण करवाया, सलमा बांध का निर्माण कराया, परियोजनाओं का निर्माण कराया, लोगों को प्रशिक्षण दिया, स्कूल कॉलेज बनवाए, अलग से पैसा दिया, अलग से फंडिंग दी, कि अलग से फंडिंग दी, 200 बड़ी बसें, 50 छोटी बसें इत्यादि का पूरा अगर आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा कम से कम जाता है $3 बिलियन, कम से कम इतना पैसा मोदी सरकार ने अफगानिस्तान के ऊपर लगा दिया। कि अफगानिस्तान में बेटा जी लोकतंत्र है, और जब लोकतंत्र रहेगा, कहने मतलब क्या है, जब पड़ोस सुरक्षित रहेगा, पड़ोस में शांति रहेगी, तब भारत में भी शांति रहेगी, या जब पड़ोस में शांति रहेगी तब आपके परिवार में, आपके आसपास, आपके पड़ोस में शांति रहेगी। जितना ही पीटी वाला बच्चा बैठा है, पढ़ रहा है, सुन रहा है या देख रहा है, कहने का मतलब है क्या, मान लीजिए जहां पर भी आप पढ़ रहे हैं, आपके साथ वाले कमरे में अगर बच्चा डम 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 बजाता रहे तो आप पढ़ लेंगे? नहीं पढ़ लेंगे। मतलब पड़ोस का शांत होना जरूरी है। कहने मतलब क्या है, भारत में अगर लोकतंत्र है, भारत में आतंकवादी गतिविधियां ना बढ़ें, भारत में नक्सलवाद, अलगाववाद जैसी ताकतें अगर विद्यमान ना रहें या फिर आगे ना जाएं, इसके लिए कारण है पड़ोस का शांत रहना। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है, क्या है, आप मित्र का चयन कर सकते हैं, पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। आप मित्र का चयन कर सकते हैं, पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते। जरा ध्यान रखिए, कहने मतलब क्या है, आपके पास फेसबुक पर हजारों मित्र होंगे, 1000 और जुड़ जाएगा, 1000 कट जाएगा, लेकिन जो आपके घर के पास से पड़ोसी है, आप कितने घर बदलेंगे, कितने घर बदलेंगे। मतलब अंतरराष्ट्रीय राजनीति में एक प्रसिद्ध कहावत है कि आप पड़ोसी का चयन नहीं कर सकते, किसका चयन कर सकते हैं, मित्र का चयन कर सकते हैं। कहने का मतलब क्या था, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका, अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान में भारत की क्या भूमिका है, तो जरा ध्यान रखिए। नंबर 1, भारत सरकार के द्वारा अफगानी लोगों को, अफगानिस्तान के लोगों को प्रशिक्षण, शिक्षण, सैन्य, पुलिस प्रशासन सबको दिया जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, 5 बड़े देशों में भारत 5वां सबसे बड़ा देश है जो अफगानिस्तान को आर्थिक मदद देता है। नंबर 3, आप कह सकते हैं सलमा बांध का निर्माण भारत के द्वारा किया गया, जो भारत और अफगानिस्तान की मित्रता का एक सूचक है।
संसद का निर्माण भारत के द्वारा किया गया, 200 बड़ी बस, 50 छोटी बस दी गई। इसके साथ साथ और चाहे आप वैक्सीन मैत्री की बात करें तो वैक्सीन, कोविड वैक्सीन जो था, कोविड वैक्सीन के तहत अगर हम बात करते हैं, भारत ने पड़ोसी देशों को कोविड वैक्सीन भी मुफ्त में उपलब्ध करवाई है। कहने का मतलब क्या है, भारत ने इतना पैसा जो दिया है, अब आ गया तालिबान, कि अब आ गया तालिबान। तो बात यह है कि कहने मतलब क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आपने मान लीजिए पूरे 2 साल 2.5 साल अच्छे से पढ़ाई करी, 20 साल का पेपर देखा, अच्छे से तैयारी हो गई, सब कुछ फाइनल हो गया, एग्जाम भी देने आप जा रहे हैं, पीटी भी निकल गया, मेंस भी निकल गया, अच्छे नंबर भी आ गए, 3 साल 4 साल आपने लगा भी दिए, और जब इंटरव्यू देने की बात आई तो इंटरव्यू से पहले क्या होता है कि कोई ऐसी घटना जो आपको इंटरव्यू देने से रोक दे, पूरा का पूरा किया कराया शून्य हो गया। आप ये मानिए, इतना सारा, इतनी सारी पॉलिसी। अब ये देखिए, अफगानिस्तान के अंदर अशरफ गनी के साथ भारत की मित्रता, तो कहने का मतलब क्या था, अब बात यह है कि भारत ने इतना सब कुछ पिछले कई वर्षों में कर दिया है, तो इसका होगा क्या? यही तो प्रश्न बनता है कि अगर मोदी सरकार ने या भारत सरकार ने अफगानिस्तान में अपनी स्थिति ये बताई है, तो इसमें अगला प्रश्न यही बनता है कि अगर भारत के द्वारा इतना सब कुछ किया जा रहा है, तो अब होगा क्या? क्या होगा, क्या होगा और कैसे होगा, कि किस प्रकार से होगा, कि किस प्रकार से होगा? तो कहने का मतलब क्या है, ऐसी स्थिति में जब तालिबानों का पूरा कब्जा हो चुका है अफगानिस्तान के महत्वपूर्ण जितने भी दफ्तर हैं, क्षेत्र हैं, सेना है, जितने भी सरकारी भवन, मतलब अभी फोटो आपने देखी थी, राष्ट्रपति भवन में बैठ करके यो हनी सिंह कहानियां लिखी जा रही हैं। संसद पर नियंत्रण, सारे दफ्तर पर नियंत्रण, ये तो कुछ नहीं। जरा ध्यान रखिए, कहने मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। कहने का मतलब क्या होता है, एक तरीके से तालिबानियों की स्थिति को जरा अगर ध्यान से देखें, तो तालिबानियों को ऐसे अफगानिस्तान के अंदर चीजें मिल गई हैं जैसे उन्हीं के लिए रखी हुई थी, कि उन्हीं के लिए रखी हुई थी। सरकार गई, राष्ट्रपति चले गए, सरकार पर नियंत्रण उनका, संसद पर, मतलब उनकी संसद पर नियंत्रण, राष्ट्रपति भवन पर नियंत्रण, सभी सरकारी जितने भी कार्यालय हैं उस पर नियंत्रण। तो तालिबानियों का तो नियंत्रण अफगानिस्तान के मेन सभी जगहों पर हो गया है, कि सभी के सभी जगह पर तालिबानियों का नियंत्रण हो गया है। ध्यान रखिए, जैसे जैकपॉट नहीं लग, जैसे लॉटरी लग जाती किसी की, वैसी लॉटरी तालिबानियों की लगी। अमेरिका के लड़ाकू विमान, अमेरिका के टैंक, रूस के टैंक, जो अन्य अमेरिका के द्वारा जो टैंक, वेपन्स, हथियार, जो सारी चीज दी गई थी, बच्चा अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका की सेना रह रही थी कि नहीं रह रही थी? तो अमेरिका की सेना के हथियार, लड़ाकू, हेलीकॉप्टर, टैंक, ये सारी चीजें अमेरिका की, रूस की, ये जो सारी परिस्थितियां थी, सारे हथियार थे, वो किसके हाथ में लग गए हैं? अफगानिस्तान के अंदर तालिबानियों के हाथ में लग गए। और दूसरी चीज क्या है, लेकिन हाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि हाँ बिल्कुल सही बात है, हाँ बिल्कुल सही बात बच्चा कह रहा है कि भले ही इनके पास हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमान इत्यादि इनके हाथ लग गए, लेकिन उनको चलाना नहीं आता। सबसे बड़ी बात यह है, अब वो चलाने के लिए भी ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो चलाए। कौन जाएगा? भारत से वैकेंसी निकलेगी, जाना चाहता है तो बताइएगा। लेकिन एक बात बताएं, जो ये तालिबानियों के द्वारा की, ये इतनी चीज समझ में आ गई। ध्यान दीजिए, ये जो हेडिंग है, क्योंकि इंडो अफगानिस्तान रिलेशन के अंदर हमें यही बताना पड़ेगा कि अफगानिस्तान में भारत की भूमिका है क्या। एक प्रश्न ये भी बनता है ना कि अफगानिस्तान में भारत ने पिछले वर्षों में क्या किया है, कि पिछले वर्षों में क्या किया है। अब जरा ध्यान दीजिए, ये हेडिंग हमने आपको बता दी है, कि ये हेडिंग आपको बता दी है। आगे जरा ध्यान दीजिए, बात ये आती है कि आज के समय में यूएनओ कर क्या रहा है, कि आज के समय में बेटा जी जरा ध्यान दीजिए कि आज के समय में, वर्तमान समय में, आज के समय में अगर हम बात करते हैं कि अफगानिस्तान की जो स्थिति है, इसमें यूएनओ हस्तक्षेप क्यों नहीं कर रहा? पहला प्रश्न।
दूसरा प्रश्न बच्चा ये बनता है कि अमेरिका के द्वारा कहा गया था, कुछ रिपोर्ट बताती है कि अमेरिका 31 अगस्त तक जाएगा और कुछ रिपोर्ट बताती है कि 10 से 15 सितंबर के बीच में अमेरिका की सेनाएं या अमेरिका अफगानिस्तान को छोड़ के जाएंगी। मान लेते हैं कि अमेरिका 31 अगस्त को जाएगा या फिर अमेरिका 10 सितंबर तक जाएगा, कोई भी चीज ले लेते हैं, ठीक है, जाएगा। पहला प्रश्न ये आता है कि यूएनओ क्या कर रहा है वर्तमान समय में, जो भारत का ही, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों की दोनों ही करते हैं। अमेरिका भी मानवाधिकार की वकालत करता है, लोकतंत्र की वकालत करता है, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे लोकतंत्र की वकालत करने की बात हो, चाहे फंडामेंटल राइट्स मानवाधिकारों की वकालत करने की बात हो। जरा ध्यान दीजिए, दोनों ही, चाहे अमेरिका हो, चाहे सोवियत, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूएनओ हो, दोनों ही लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं। अमेरिका तो जगह जगह यही कहता है कि वो लोकतंत्र का, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र का सबसे बड़ा रक्षक अपने आप को अमेरिका बताता है। पहला प्रश्न ये बनता है कि अमेरिका ने मानते हैं 31 अगस्त या फिर 10 सितंबर या 30 अगस्त को जाने वाला था, तो सबसे पहली बात क्या थी, समय से पहले अमेरिका कैसे चला गया? नंबर 1, पहला प्रश्न यहां पर उठता है, नंबर 1। दूसरा प्रश्न ये उठता है कि अमेरिका के द्वारा दोहा में ये बरादर भाई के साथ पीस ट्रीटी क्यों सिग्नेचर करी गई, और अगर करी गई तो जो बाइडेन ने बीच में ही क्यों अफगानिस्तान को उसकी हालत पर छोड़ के चला गया? नंबर 3 यह है कि जो, अगर आप यूएनओ की बात करते हैं कि यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ संस्था पर प्रश्न चिन्ह उठने लगा है कि यूएनओ क्या कर रहा है। एक बात हम आपको बता देते हैं, जो ये अफगानिस्तान के अंदर तालिबान है बच्चा, तालिबान मात्र 75,000 लड़ाके हैं, 75,000 लड़ाके। ध्यान रखिएगा, हम आपको बता दें, अगर भारत की स्थिति, भारत वही देश है जिसने 1971 में, जरा ध्यान रखिए, हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि इन तालिबानियों को जो तालीम जिस मदरसा में दी गई थी वो थे पाकिस्तान के अंदर। ध्यान से जरा सुनने का प्रयत्न करें। शीत युद्ध के दौरान, लल्ला जरा ध्यान से सुने, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने फंडिंग करके पाकिस्तान के अंदर ऐसे संगठन, ऐसे ग्रुप का निर्माण किया था जो यूएसएसआर को पीछे करेगा या यूएसएसआर के लिए एक दिक्कत बनेंगे। ध्यान से सुनिए, कहने का मतलब क्या था बच्चा, कहने का मतलब यही था, तालिबानियों की अगर हम बात करें तो तालिबानियों को प्रशिक्षण देने वाला भी अमेरिका ही है। तालिबानियों को और जितने भी आतंकवादी संगठन जितने भी बने हैं, सबका सब जिम्मेदार शीत युद्ध था, उसके पीछे या तो अमेरिका था या तो यूएसएसआर था। शीत युद्ध के दौरान वर्ष 1945 से लेकर के 90 तक जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध, शीत युद्ध, वैचारिक युद्ध चल रहा था, उसी दौरान चाहे आप वर्तमान का आईएसआईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये भी शीत युद्ध के अंदर ही पैदा हुआ था, भले ही इसकी स्थापना 2003 में इराक से हुई। जैसे मोहम्मद, उसके बाद से हुक्कामी नेटवर्क, उसके बाद से और भी बहुत है, तालिबान, उसके बाद से बहुत सारे ऐसे संगठन थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को पैसे दिए, पाकिस्तान के अंदर ऐसे ऐसे संगठन बनाए जो यूएसएसआर के लिए सरदर्द बनेगा। लेकिन यूएसएसआर तो 90 में टूट गया, और जब 90 में टूट गया यूएसएसआर, तो वही सरदर्द उल्टा, हाँ क्या कहने का मतलब क्या था, अमेरिका ने जो समूह, जो संगठन, जो कबीलाई, जो नेटवर्क तैयार किए थे, अमेरिका का उद्देश्य क्या था कि अमेरिका यूएसएसआर से बदला या यूएसएसआर को पीछे करना चाहता था। कहने का मतलब क्या है, किसी के लिए गड्ढा इतना मत खोदो कि उसमें खुद गिर जाओ, वो अमेरिका ने कर दिखाया था। फिलहाल अभी हम फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, अभी हम केवल ये अफगानिस्तान का। ध्यान दीजिए, शीत युद्ध के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को फंडिंग करी, पाकिस्तान में बहुत सारे मदरसे, बहुत सारे इस्लामिक जिहाद के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए अलग अलग ऐसे छोटे छोटे संगठन बनाए गए, जिनका माइंड वॉश किया गया और उनका इस्तेमाल यूएसएसआर के लिए किया जाना था। लेकिन जिनका माइंड वॉश हो चुका था, वो अब वही व्यक्ति 1996 के समय तालिबान के रूप में अमेरिका के कहने पर या अमेरिका के द्वारा
पाकिस्तान को पैसा दिया गया और पाकिस्तान में जो संगठन बना, जो तालीम ली, मदरसाओं के अंदर जो तालीम ली, अमेरिका ने पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान की टेरिटरी पर आतंकियों को या ऐसे आतंकवादी संगठनों को पनाह दी, शरण दी, प्रशिक्षण दिया, पैसा दिया कि वो यूएसएसआर के लिए सरदर्द बने। यूएसएसआर तो 90 में टूट गया, लेकिन फिर वही बात थी, खिचड़ी तो पक चुकी थी, अब खाना बाकी था। कहने मतलब क्या था, वही आज चाहे वो जैसे मोहम्मद हो, चाहे आपका तालिबान हो, चाहे आपका और कोई नेटवर्क हो, ये सब अफगानिस्तान के अंदर धीरे धीरे या पूरे विश्व के अलग अलग कोनों के अंदर फैल चुके हैं। तालिबान की अगर आप बात करते हैं कि जो तालिबान है बच्चा, अब जरा ध्यान, हाँ तालिबान एक आपको और बता दें, तालिबान के अंदर बच्चा जरा ध्यान रखिए, एक ब्रिगेड है तालिबान का एडवांस सबसे जो ब्रिगेड है उसका नाम है बच्चा बदरी 303, बदरी 313 ब्रिगेड। ये ऐसी ब्रिगेड है, इतना एडवांस रूप है ये तालिबानियों का, जैसे भूपर पट्टी, मेंटल और लास्ट में क्रोड़ होता है ना, क्रोड़ देख आपने पृथ्वी की संरचना पढ़ी होगी ना कि 3 भाग होते हैं, तो वैसे ही बच्चा तालिबानी तो एक चेहरा दिख रहा है, तालिबानियों का जो केंद्र है, तालिबानियों के अंदर की जो एक सबसे मजबूत स्थिति है, उस बटालियन का नाम है बदरी 313 ब्रिगेड। ये ऐसी ब्रिगेड है जो आधुनिक तकनीकों से लैस होती है, आधुनिक वेपन्स होते हैं, उसके साथ साथ मतलब रडार तक की पूरी पहुंच होती है इन लोगों की, मतलब एक तरीके से कमांडोज से भी एडवांस जो ट्रेनिंग दी गई है वो है उस तालिबानियों का एडवांस, सबसे एडवांस रूप जिसका नाम है, उसका नाम है बदरी 313 ब्रिगेड। ये एक ऐसी ब्रिगेड है, मतलब एक बात बताइए, अमेरिका के जाने के बाद 10 दिन के अंदर ही ऐसा क्या कर दिया। आम व्यक्तियों, आप 10 आदमी जाइए, 20 आदमी जाइए कहीं पर कंट्रोल करने के लिए, पता चला पूरा गांव इकट्ठा होकर के आपको कंट्रोल कर दिया उसने। लेकिन ऐसा क्या था कि इन तालिबानियों के द्वारा, ऐसा क्या था कि अमेरिका के जाने के बाद ही 10 से 15 दिन के अंदर अंदर तालिबानियों ने अफगानिस्तान के ऊपर ही नियंत्रण नहीं किया, अफगानिस्तान की सेना ने घुटने टेक दिए। काबुल के अंदर की अगर बात करते हैं, काबुल में कम से कम अगर हम बात करते हैं, काबुल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे दिल्ली में सभी दूतावास वगैरह हैं, काबुल अफगानिस्तान का सबसे संपन्न एरिया की हम बात कर सकते हैं। काबुल लगभग आप ये मानिए आर्मी, सेना, पुलिस, प्रशासन, मेन सभी दूतावास। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इन तालिबानियों ने कंट्रोल कर लिया, उसके पीछे एक जो संगठन काम कर रहा था, तालिबान के साथ जो मदद कर रहा था, उसका नाम था बदरी 313 ब्रिगेड। ये ऐसी ब्रिगेड थी, नई तकनीकी, नए, आप इनको देख लेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि तालिबान है, मतलब आर्मी कमांडोज से भी, जैसे कमांडोज ट्रेनिंग लेता है वैसे रूप था इसका बदरी 313 का। ये बदरी 313 का। बात ये आती है कि क्या ये भारत के लिए भी समस्या बनेगा, तो आपको हम पहले ध्यान रखिए, भारत के लिए क्या समस्या बनेगा। पाकिस्तान ने तालिबानियों को पनाह दी, या तालिबानियों का निर्माण पाकिस्तान के द्वारा हुआ, शीत युद्ध में हुआ या वर्तमान में हुआ, कि वर्तमान में हुआ। तालिबानियों को खुला समर्थन किसने दिया, पाकिस्तान ने दिया। ध्यान रखिएगा, अगर इनकी सरकार बन गई तो बड़े बड़े मंचों पर ये जाएंगे बरादर भाई, बड़े बड़े मंचों पर कौन जाएगा, आतंकवादी जाएंगे बड़े बड़े मंचों पर, यूएनओ से लेकर के किसी भी देश का बायलैटरल रिलेशन जहां तक होता है, मतलब एक तरीके से आतंकवाद की जमीन, अभी तक तो हम पाकिस्तान को कहते हैं आतंकवाद का गढ़। और आतंकवाद का गढ़ यही नहीं कि केवल आतंकवाद, केवल तालिबान, हुक्कामी नेटवर्क जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, ISIS के बहुत सारे संगठनों का गढ़ बन जाएगा कौन, अफगानिस्तान। अगर इनकी सरकार आ गई तो आदमी कहीं भी क्राइम करेगा, कहीं भी जाएगा, घुस करके आ जाएगा अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि खुद करनी और कथनी में अंतर है। इनके द्वारा कहा जा रहा है कि हम किसी से भी बदला नहीं लेंगे, अफगानिस्तान की महिलाओं को कह रहे हैं कि हम समाज के अंदर इनसे कोई बदला नहीं लिया जाएगा। मतलब पोस्टर अगर लगा हुआ है महिला का तो उसके ऊपर काली पोती जा रही है, स्याही होती है ना काली वाली, वो पोता जा रहा है। सड़क अभी फरमान जारी किया था इन्होंने, कल परसों की बात कर रहे हैं, परसों इन्होंने फरमान क्या जारी किया, फरमान यही जारी किया कि अगर कोई महिला बाहर अकेली मिल गई
हालत खराब कर दी जाएगी, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, अगर बहुत जरूरी कार्य है तो उसके लिए घर से पुरुष को लेकर के जाएगी। तीसरी चीज क्या है, अगर घर से जाएगी तो बुर्का पहन के जाएगी, बुर्का पहन के जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, ये तालिबानियों की कथनी और करनी में अंतर है। सीधा सीधा जो इनके द्वारा किया जा रहा है, अब बात यह है कि आने वाले समय में विश्व इनको किस रूपों में मान्यता देता है। बात यह है कि यूएनओ क्या कर रहा है, तो यूएनओ के जो परमानेंट मेंबर हैं उसमें एक चीन भी है, उसमें एक रूस भी है। रूस और चीन तालिबान को समर्थन दे रहे हैं, तालिबान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तालिबानी सरकार का समर्थन कर रहे हैं। यूएनओ क्या कर रहा है, यूएनओ कमजोर नहीं है, अमेरिका के द्वारा किया गया कार्य कमजोर है। आपने क्यों छोड़ दिया बिना प्रशिक्षित किए हुए, नंबर 1। दूसरी चीज क्या है, चीन और रूस जो है बेटा जी यूएनओ के अंदर तालिबानियों का समर्थन कर रहे हैं, जिसके कारण यूएनओ मजबूर है। यूएनओ मजबूर है, कुछ कर नहीं सकता। ताकत तो है, करने की गारंटी भी है, लेकिन बात क्या है, चीन और रूस के द्वारा किसका समर्थन किया जा रहा है, तालिबानियों का समर्थन किया जा रहा है, कि तालिबानियों का समर्थन किया जा रहा है। बात ये आती है भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तालिबानियों का प्रशिक्षण किसने दिया, तालिबानियों को पाकिस्तान ने दिया। पाकिस्तान के साथ भारत का जो दूसरा युद्ध हुआ था, या तीसरा, पहला 1947 कबलाइयों का, दूसरा 65, तीसरा 71 के युद्ध में भारत ने इन्हीं पाकिस्तानियों के 75,000 सेनाओं ने, पाकिस्तान की 75,000 सेनाओं ने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था भारत की सेनाओं के सामने। कहने मतलब क्या होता है, अनुभव होता है, और बड़ी बड़ी ही चीज है। मोदी सरकार या केंद्र सरकार या भारत, हाँ, आतंकवादी घटनाएं, अगर अभी 2 दिन पहले कश्मीर के अंदर 2 आतंकवादी मारे गए, कल की न्यूज है, उससे पहले एक जम्मू कश्मीर के अंदर मारा गया। तो कहने राजौरी कोई स्थान था, वहां पर भी मारा गया है। तो आतंकवादी घटनाएं ये कर सकते हैं, उसको रोकने के लिए वर्तमान सरकार या मोदी सरकार प्रशिक्षित है, काम कर रही है। लेकिन बात यह है कि भारत सरकार ने जो पिछले 5 से 7 वर्षों में किया है, उसके ऊपर अगर इनकी सरकार आ जाती है तो कहीं ना कहीं पानी फिर जाता है। तो बात यह है कि यूएनओ क्या करेगा, यूएनओ के अंदर चीन और रूस अपने हित को पूरा कर रहे हैं, कतर, चीन, रूस, पाकिस्तान अपने इंटरेस्ट को पूरा कर रहा है, लेकिन यही इंटरेस्ट आने वाले भविष्य में देखने लायक रहेगा कि लोकतंत्र की स्थिति क्या होती है पूरे विश्व पर। और भारत की जो स्थिति है वेट एंड वॉच की है। भारत अभी देख रहा है कि भारत को क्या करना चाहिए, भारत तालिबानियों का समर्थन करे या ना करे। भारत ने 96 से लेकर के 2001 तक भी भारत ने तालिबानियों का समर्थन नहीं किया था। आज तक, अभी तक की जो 23 तारीख की जो आज टाइम हो रहा है, 3:30 बज रहा है, आज तक भारत ने अभी तालिबानियों का समर्थन किसी भी औपचारिक या अनौपचारिक रूप से नहीं किया है। लेकिन बात यह है कि आने वाले समय में अगर तालिबानियों की सरकार बन जाती है तो क्या भारत अपना समर्थन या भारत उसको मान्यता देगा या नहीं देगा, इसके लिए अगला एक वीडियो हम भविष्य में बनाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार।